वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस मेंटर साथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रीलिम्स बिल्कुल पास आ रहा है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अभी प्रेशर कैसा बिल्डअप हो रहा होगा। आप में से बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं कि यार इतना कुछ पढ़ लिया है, सारी किताबें चाट ली, पर फिर भी मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज का ये टैक्टिकल ब्रीफिंग स्पेसिफिकली आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम गधे की तरह सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स को स्टैटिक से एक्चुअली कैसे लिंक किया जाता है, आज हम क्लास में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आप सब मंथली मैगजीन्स पढ़ते हो, सुबह उठ के द हिंदू भी पढ़ते हो, पर फिर भी एमसीक्यूज में फेल क्यों हो जाते हो? पूछा है कभी अपने आप से? सीरियस सी बात है, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है। यूपीएससी आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली ऑप्शंस में स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट करता है। वो ये चेक करना चाहता है कि एग्जाम के प्रेशर में आप बेसिक लॉजिक अप्लाई कर पाते हो या नहीं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं एग्जामिनर ट्रैप्स को पहचानना और उनको स्मार्टली एलिमिनेट करना सीखेंगे। ध्यान से सुनना और क्लास में मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। आज की इस मास्टर क्लास के हमारे 5 हाई यील्ड टीम्स हैं: साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोपॉलिटिक्स और आर्ट एंड कल्चर। इनको हम सीधा स्टैटिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं थीम 1 पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टारगेट एरियाज। स्लाइड पे देखिए, साइंस और टेक एक ऐसा एरिया है जो हाईली फैक्चुअल होता है और एग्जामिनर सबसे ज़्यादा ट्रैप्स यहीं लगाता है। अब जैसे नासा का स्फीयरेक्स टेलीस्कोप अभी न्यूज़ में चल रहा है, फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ, 2 साल का मिशन है, पर यूपीएससी ये सब थोड़ी पूछेगा। यूपीएससी डिटेल में जाएगा। नीचे जो एग्जाम फोकस पॉइंट है उसको ध्यान से समझिए। स्फीयरेक्स एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मिशन है। मतलब क्या है इसका? ये सिर्फ आसमान की फोटो नहीं खींचता, ये लाइट और स्पेक्ट्रा को मेजर करता है। क्यों? ताकि हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी बिग बैंग के तुरंत बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था उसकी फिजिक्स को समझ सकें। और यहाँ सबसे बड़ा कैच है, ये ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में छाप लीजिए। चलो अब स्क्रीन पर एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ये ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था किसका मिशन है? नासा का। तो पहला स्टेटमेंट तो सीधा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इट विल सर्वे द स्काई इन ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड लाइट, बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ? बी, 2 एंड 3 ओनली। अब क्लास में कई बच्चे पूछते हैं, सर क्या स्पेस मिशंस मल्टीस्पेक्ट्रम नहीं हो सकते? सारी लाइट कैप्चर नहीं कर लेते? और यहीं यूपीएससी ट्रैप लगाता है बच्चों। अगर किसी भी स्पेस मिशन के एमसीक्यू में लिखा हो कि ये ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट सर्वे करेगा, तो उसको तुरंत बिना सोचे एलिमिनेट कर देना। स्पेस मिशंस हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर ही काम करते हैं, जनरल सब कुछ नहीं देखते। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर। अभी गूगल ने अपना नया 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च किया है जिसका नाम है आयरनवुड। यहाँ स्लाइड पर सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू के डिफरेंस को समझिए। सीपीयू आपका जनरल पर्पस प्रोसेसिंग करता है जो हर कंप्यूटर में है। जीपीयू थोड़ा पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, आपके गेमिंग और हेवी ग्राफिक्स के लिए बढ़िया है। पर टीपीयू क्या चीज़ है? इसके राइट साइड वाले बॉक्स में देखो, एएसआईसी यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक्सक्लूसिवली एआई और मशीन लर्निंग वर्कलोड्स को फास्ट करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो एग्जाम के लिए एलिमिनेशन लॉजिक क्या बनेगा? अगर ऑप्शन कहे कि टीपीयू एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोसेसर है तो उसको वहीं क्रॉस कर देना। टीपीयू एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, जनरल पर्पस नहीं। आगे बढ़ते हैं थीम 2 पर, इकोनॉमी, जिसमें हम रेमिटेंसेस और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखेंगे। रेमिटेंसेस और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नाम यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट एरिया है। एग्जामिनर हमेशा यहाँ अकाउंट्स को मिक्सअप करके आपको फंसाता है। इस सर्वे डायग्राम को ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। आरबीआई की FY24 सर्वे ने एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट बताया है। एक टाइम था जब इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस गल्फ कंट्री से आती थी, राइट? पर अब इस चार्ट में देखिए, नंबर 1 पर कौन है? यूएस 27.7% के साथ। यूएई अब सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है। ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। अब आते हैं बीओपी फ्लो चार्ट पर। रेमिटेंस एग्जैक्टली कहाँ रिकॉर्ड होती है? फ्लो ट्रैक करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर करंट अकाउंट, उसके अंदर इनविजिबल्स और उसके अंदर आता है रेमिटेंस। देखो, रेमिटेंस एक वन वे ट्रांसफर है। इससे ना कोई नया कैपिटल एसेट बनता है इंडिया में और ना ही कोई लोन या लायबिलिटी क्रिएट होती है। इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में कभी किसी हाल में नहीं जाएगा। लेट्स टेस्ट दिस प्रैक्टिकली। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वेयर आर इनवर्ड रेमिटेंसेस रिकॉर्डेड। सिंपल अपना लॉजिक लगाओ। क्या रेमिटेंस एफडीआई है? नहीं। तो ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट उधर ही एलिमिनेट हो गया। क्या ये गुड्स का ट्रेड है? नहीं। तो बी ट्रेड बैलेंस भी कैंसिल। अब कोई सोचेगा सर क्या ये लोन के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं। रेमिटेंस मतलब बाहर मेहनत करने वाले इंडियंस का भेजा हुआ पैसा। तो डी बी एलिमिनेट। बचा क्या? ऑप्शन सी करंट अकाउंट अंडर इनविजिबल्स।
रेमिटेंसेस सिंपली वन वे प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता रहा हूं ये एग्जाम के लिए गोल्ड पॉइंट है। चलिए, थीम 3 पॉलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ट्रैप्स। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक दिल्ली हाई कोर्ट जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी बैठाई थी। यूपीएससी ऐसी करंट न्यूज़ उठाएगा और सीधा स्टैटिक कॉन्सेप्ट से सवाल बना देगा। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप ये सोचना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ परफेक्टली डिफाइंड है। इस स्लाइड पे जो मैट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट और इन हाउस मैकेनिज्म का डिफरेंस समझो। इम्पीचमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जबकि इन हाउस मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट की ही पुरानी जजमेंट से निकला है। अब बॉटम में जो कॉमन ट्रैप दिया है उसको हाईलाइट करो अपने नोट्स में। इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स क्या हैं? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म्स मेंशन जरूर हैं, लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आए कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस प्रूवन मिसबिहेवियर, तो वो 100% इनकरेक्ट होगा। यहां गलती होती है, इसको याद रखना। अब इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1 से लेके 4 तक फ्लोचार्ट देखिए। पहले कंप्लेंट आती है, सीजीआई रिव्यू करते हैं। अगर सच में केस बनता है तो एक 3 मेंबर पैनल बनता है जिसमें नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। फिर फाइनल एक्शन होता है। अब यहां सोचो, एलिमिनेशन लॉजिक कैसे लगेगा? क्या इन हाउस कमेटी किसी जज को अपनी पावर से लीगली रिमूव कर सकती है? अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि इन हाउस पैनल कैन रिमूव द जज, तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना। बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इनके पास लीगल पावर टू रिमूव नहीं होती। ये सिर्फ जज को एडवाइस कर सकते हैं या उनसे उनका जुडिशियल वर्क वापस ले सकते हैं। जज को एक्चुअली रिमूव तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही किया जा सकता है। थीम 4 पर आते हैं, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल मैपिंग। देखिए, मैपिंग का मतलब अब सिर्फ प्लेसेस को रटना नहीं रह गया है। यूपीएससी अब लोकेशंस को डायरेक्टली सॉवरेन ट्रीटीज और इंटरनेशनल लॉज के साथ जोड़कर सवाल पूछता है। जैसे लेफ्ट मैप में आर्कटिक रीजन को देखिए। बच्चों में हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है आर्कटिक और अंटार्कटिका को लेके। अंटार्कटिका के पास एक प्रॉपरली डेडिकेटेड इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वहां टेरिटोरियल क्लेम्स को फ्रीज करती है और उस पूरे एरिया को डीमिलिटराइज जोन बनाती है। पर आर्कटिक के केस में ऐसी कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड ट्रीटी नहीं है। ये प्राइमरीली यूएन क्लॉज यानी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी से गवर्न होता है और यहां मिलिट्रीज बिल्कुल अलाउड है। अब दूसरा मैप देखिए, नॉर्दर्न सी रूट यानी एनएसआर। ये एक 5600 किलोमीटर लंबा मैरीटाइम पैसेज है जो कारा सी से स्टार्ट होके सीधा बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है। ये बेसिकली रशिया का आर्कटिक हाईवे है। आइए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 देखो, आर्कटिक काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑटावा डिक्लेरेशन। ये फैक्चुअल पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, आर्कटिक रीजन इज प्रोटेक्टेड बाय अ डेडिकेटेड इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोहिबिटिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने क्या बताया था? ये तो एंटार्कटिका के लिए ट्रू है, आर्कटिक में तो मिलिट्री आराम से अलाउड है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। तीसरा, इंडियाज रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड इन ग्रीनलैंड। ये भी गलत है। हिमाद्री स्वालबार्ड नॉर्वे में है। और यहां एक और मेंबरशिप ट्रैप होता है। आप में से काफी लोग सोचेंगे कि इंडिया आर्कटिक काउंसिल का वोटिंग मेंबर होगा। नहीं, इंडिया और चाइना दोनों आर्कटिक काउंसिल के फुल मेंबर्स नहीं हैं। हम सिर्फ परमानेंट ऑब्जर्वर्स हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओनली ए, वन ओनली। चलिए अब मैप्स का एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ध्यान स्क्रीन पर। क्राइमिया कहाँ है? नॉर्दर्न ब्लैक सी में। ये कर्च स्ट्रेट के थ्रू सी ऑफ एजोव से कनेक्ट होता है। ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है? ये डेनमार्क की ऑटोनॉमस टेरिटरी है और इसी वजह से डेनमार्क आर्कटिक काउंसिल का स्टेट मेंबर भी है। अब नेशनल मैप में देखो, महादाई, जिसको महादाई रिवर भी कहते हैं, इसका फ्लो रास्ता याद रखना। कर्नाटका से ओरिजिनेट करती है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में जाती है और मैक्सिमम डिस्टेंस गोवा में कवर करती है, जहां ये जुआरी रिवर से मिल जाती है। ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इस साल काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए इसका ज्योग्राफी पता होना चाहिए। आखिरी थीम पर आते हैं, थीम 5 आर्ट एंड कल्चर। मुझे पता है ये सेक्शन काफ़ी बच्चों को बहुत टफ और ड्राई लगता है, पर हमें सब कुछ थोड़ी ना रटना है। हमें सिर्फ उन टेक्स्ट पे फोकस करना है जो करंट अफेयर्स में हाईलाइट हुए हैं। इस बार यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर न्यूज़ में आया है। यूनेस्को ने 74 नए कलेक्शंस ऐड किए हैं और अब इंडिया का टोटल काउंट 14 हो गया है। 2 बहुत ही फाउंडेशनल टेक्स्ट ऐड हुए हैं, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। भगवत गीता के ऑथर सबको क्लियर है, सेज व्यास, और ये महाभारत का हिस्सा है। पर नाट्यशास्त्र को स्लाइड पर देखिए। यह हमारे इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चरल थ्योरी का बेस टेक्स्ट है। इसके ऑथर हैं भरत मुनि, भाषा है इसकी संस्कृत और इसका टाइमलाइन देखो ध्यान से। ये टेक्स्ट किसी एक साल या डेकार्ड में नहीं लिखा गया। इसका स्पैन 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी AD तक जाता है। ये बेसिक फैक्ट्स दिमाग में रखने हैं।
चलो अब MCQ से टेस्ट करते हैं कि कितना याद रहा। स्टेटमेंट 1, द नाट्य शास्त्र वॉज ऑथर्ड बाय भरत मुनि इन प्राकृत लैंग्वेज। ऑथर का नाम तो सही है पर लैंग्वेज गलत कर दी, संस्कृत थी प्राकृत नहीं थी, तो स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट हो गया। स्टेटमेंट 2, द भागवत गीता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एपिक रामायण। अब ये एक बहुत ही बेसिक ऑथरशिप ट्रैप है। आप हंसोगे कि सर इतना बेसिक सवाल थोड़ी ना गलत होगा, पर एग्जाम के प्रेशर में यही ब्लंडर्स होते हैं। गीता महाभारत का पार्ट है, रामायण का नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी एलिमिनेट। स्टेटमेंट 3, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। ये फैक्चुअल पॉइंट ठीक है। आंसर है A, 3 ओनली। देखो बच्चों, कल्चर के क्वेश्चंस में फैक्ट्स पर स्ट्रिक्ट पकड़ और थोड़ा सा कॉमन सेंस दोनों चाहिए होते हैं। 1 मिनट रुकिए और स्क्रीन पर लिखे इस कोड को पढ़िए। बच्चों, प्रीलिम्स क्लियर करना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने दिन में कितने घंटे पढ़ाई की है या कितनी बुक्स चार्ट ली हैं। यूपीएससी सिर्फ आपकी रोट मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली ये टेस्ट करता है कि एग्जाम के उस हाई प्रेशर सिचुएशन में जब आप कंफ्यूज होते हो तब आप रॉन्ग ऑप्शंस को या इम्पॉसिबल स्टेटमेंट्स को कितनी जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो। अपनी मेहनत और रिविजन पर ट्रस्ट करो। अगर आपका लॉजिक कहता है कि ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है तो कॉन्फिडेंटली उसको स्ट्राइक आउट करो। रट्टा मत मारो, स्टैटिक लिंक्स को समझो और अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। सेशन एंड करने से पहले स्लाइड पर देखिए, ये आपका फाइनल एलिमिनेशन आर्सेनल है। ये 4 कोर रूल्स हमेशा याद रखना। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रूवन मिसबिहेवियर वर्ड मेंशन जरूर है पर डिफाइन नहीं है। दूसरा, स्पेशलाइज्ड वर्सेस जनरल। साइंस एंड टेक में स्पेस मिशंस और टीपीयू जैसे प्रोसेसर्स हाइपर स्पेसिफिक होते हैं। ऑल स्पेक्ट्रम या जनरल पर्पस जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स देखो तो एलिमिनेट कर दो। तीसरा, कैपिटल वर्सेस करंट। रेमिटेंसेस हमेशा करंट अकाउंट के इनविजिबल्स में आती हैं क्योंकि वो ना एसेट बनाती हैं ना लायबिलिटी। और चौथा, सॉवरेन ऑब्जर्वर्स। इंडिया या चाइना आर्कटिक काउंसिल के फुल मेंबर्स हो ही नहीं सकते, हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं। इन ह्यूरिस्टिक्स को दिमाग में लॉक कर लीजिए। अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखिए। यूपीएससी फंसाएगा पर अब आप जानते हैं कि ट्रैप से कैसे बचना है। कीप रिवाइजिंग, प्रैक्टिस वेल एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। ऑल द वेरी बेस्ट।